जी हाँ, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। स्वागत है मंथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उससे आगे हम बढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो है ना कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने का प्रयास किया था और उससे आगे आज जो है ना कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए हम। जो ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लास 12 हिस्ट्री में आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। और हिस्ट्री का जो है ना क्लास 12 2026 के एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 प्राचीन इतिहास है, मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट्स है, प्राचीन इतिहास का है, जो कि ऐतिहासिक स्रोत से क्वेश्चन लिया गया है कि इतिहास में जितने भी वैसे स्रोत जिससे हमें जो इतिहास को पढ़ने में जानकारी उपलब्ध कराता है उसी सभी स्रोत से जहाँ जहाँ से आया है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी होती है, वो स्रोत कौन से हैं, ठीक है। तो पहला है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य से, दूसरा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण से, चौथा उपयुक्त सभी। चौथा क्या है? उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि उपयुक्त सभी होगा कि क्या होगा, आप जब तक देखते रहिए, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। और ये कहता है क्या कि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से या ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से या विदेशी यात्री को विवरण से, उपयुक्त सभी। तो जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है, और ऐतिहासिक घटना जो होता है, जो पुराना समसामयिक घटना होता है, उनसे भी हमको जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था है ना जी, या फायान है या हिंसांग है, समझे ना, हिंसांग ने CU की लिखा था है ना। तो इन सभी किताबों से हमें जो है ना भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाक से क्वेश्चन। अष्टांग, थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अष्टांग हृदय संहिता, आप हृदय संहिता का नाम पहली बार सुन रहे होंगे या सुने होंगे। एक होता है चरक संहिता। क्या होता है? चरक संहिता। उसी का अपना कुछ रूप है, उसी का जो है ना अपना पार्ट है, ठीक है ना। तो अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ किससे संबंधित है आपको बताना है। खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, योग से या आयुर्वेद से। इसका आंसर चला जाएगा आयुर्वेद। कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है ना। और आयुर्वेद के लेखक बागभट्ट थे। कौन थे? बागभट्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस आयुर्वेद के लेखक कौन थे? बागभट्ट। कौन थे यहाँ पे? बागभट्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानी के द्वारा, कि ईरानी के द्वारा, कि शकों के द्वारा, कि कुषाणों के द्वारा। तो हमारे प्राचीन इतिहास में, इतिहास 3 भाग में बटा हुआ है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और प्राचीन भारत में जो है सबसे पहले हमारे देश में जो आक्रमण किए थे उसका नाम था यूनानी। क्या नाम था? यूनानी। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन कौन चला जाएगा? ए नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सम्मिलित कीजिए। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सम्मिलित कीजिए। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। कौन है यहाँ पे? पतंजलि, ठीक है ना। मालविक अग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविक अग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक है। और नीति शास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? नीति शास्त्र लेखक हो जाएगा कामंद। कौन जो आएगा? कामंद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, तभी हम ऑप्शन मिला देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर दिए, ऑप्शन मिला देते हैं। महाभाष्य है ना, मालविक अग्निमित्रम कालिदास, बी के 1। तो बी के 1 तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मालविक अग्निमित्रम का हो जाएगा बी का 1, ठीक है। और उसके बाद जो है ना बी का 1 यहाँ पे दिख रहा है, ए का 2। तो ए जो है ना महाभाष्य के लेखक नहीं, मृच्छकटिकम के लेखक जो है ना शूद्रक है। मृच्छकटिकम कौन है? यहाँ पे शूद्रक है, ठीक है। तो सी का 3, सी का कौन सा हो गया? 3। और नीति शास्त्र, सही तो भाई, नीति शास्त्र क्या हो गया यहाँ पे? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र ए है, महाभाष्य है। और नीति शास्त्र के लेखक हो जाएंगे कामंद। कौन सी हो जाएंगे यहाँ पे? कामंद, ठीक है ना। और अमेगढ़ ऐसे, ठीक है। और महाभाष्य के लेखक हो जाएंगे पतंजलि। एक के 2, एक कौन सा हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। हमने बोर्ड पर मिला दिया है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि हमने इसको बोर्ड पर मिला दिया है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। मालविक अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। हालांकि कालिदास कई लिखे हैं, रघुवंशम लिखा है, कुमार संभवम लिखा है,
मतलब कि कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविक अग्निमित्रम, इसके अलावा कई लिखे हैं, मेघदूतम लिखा है, ठीक है ना, और नीति शास्त्र लेखक कौन है, कामंद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा जो है ना, क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित विगुओं में से कौन सी एक्सरसाइज सम्मिलित है। सॉरी, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत से हमें प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सबसे अधिक जानकारी हमें किसके विषय से मिलती है। तो अभिलेखों के द्वारा, या बौद्ध ग्रंथों के द्वारा, या तत्कालीन मुद्राओं के द्वारा, या पुरातत्व द्वारा, या हरहा पसान अभिलेख से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए, जिसका नाम है अभिलेखों के द्वारा। किसके द्वारा निगा, अभिलेखों के द्वारा, ठीक है ना, अभिलेख के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चिमी भारत खरोष्ठी लिपि का प्रचार, क्वेश्चन देखिए गौर से, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार निम्नलिखित में से किसके संपर्क के पश्चात शुरू हुआ था। तो यूनानी के संपर्क के, ईरानी के संपर्क के, उपरोक्त दोनों के बाद इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ईरानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईरानियों के संपर्क के बाद। किसके संपर्क के बाद, ईरानियों के संपर्क के बाद। ईरानी के संपर्क के बाद जो है ना हमारे भारत में, पश्चिमी भारत का जो है ना खरोष्ठी लिपि का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार आप सम्मिलित कीजिए। फाहियान किसके दरबार में आया था। तो फाहियान दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, सामने है। हैंसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में, और जो है ना इत्सिंग वेशभूषा के लिए पहचाने जाते थे। और चा ऊ जू कुआं जो है ना चोलकालिक इतिहास था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर छोटा कर दे क्या, तो 1 2 3 4 देख लीजिए आपको, भाई इतना छोटा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई मीन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आप देख लीजिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फाहियान के दरबार में कौन आया, फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और हैंसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में था, हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 9 कहता है ऋग्वैदिक पनी, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। तो पनी नागरिक था। पनी जो है ना पुरोहित नहीं था, पनी लोहार नहीं था, पनी स्वर्णकार नहीं था। पनी एक व्यापारी था, सूदखोर था, ब्याज खाने के लिए जाना जाता था पनी, समझे ना। और ये जो है ना ऋग्वेद में दर्शाया गया है। हालांकि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सभी वेदों में, सभी 4 वेदों में सबसे पुराना है। और कोई भी धर्म संस्कृति की बात होती है, सबसे पहला धर्म संस्कृति में वेद का ही नाम लिया जाता है। अर्थात उसमें कौन वेद आते हैं, तो ऋग्वेद। हालांकि वेदों की संख्या कितना है, 4 है, पुराणों की संख्या कितना है, 18। कितने हैं यहाँ पे, 18, समझे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सी, इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी। क्या हो जाएगा, व्यापारी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसके समय पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा जाता था। तो जब जो है ना मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज, आप ऑप्शन पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और पढ़ते भी रहिए और सुनते भी रहिए। ऑप्शन भी पढ़ते रहिए और हमारी बात को भी सुनते रहिए, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज जो है ना जब भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मगध के शासनकाल में मौर्य वंश चलता था। और चाणक्य ने जो है ना चाणक्य के चेला शिष्य जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उन्होंने ही मौर्य वंश का स्थापना किया था, जी ना। घनानंद की हत्या करने के बाद नंद वंश को समाप्त करके हमारे बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में, राजगीर के आसपास के क्षेत्रों में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश के संस्थापक के समय जो है ना एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका। क्या था, इंडिका। और उसी में मेगास्थनीज साहब ने बताया था इस चीज़ को कि पाटना को पोलीब्रोथा कहे थे, पोलीब्रोथा, जिसका मतलब होता है द्वारों का खुला हुआ, मतलब कि द्वार, कई द्वारों का समूह होता है, इसका अर्थ होता है पोलीब्रोथा। कौन सी होता है यहाँ पे, पोलीब्रोथा, ठीक है ना। तो पोलीब्रोथा के बारे में बताने का काम किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा, मेगास्थनीज। आप खुशी खुशी आगे बढ़िए। आदि काव्य की रचना किसने की थी। आदि उस शब्द के लिए जोड़ा जाता है, 1 मिनट सुनिए, आप ऑप्शन भी देखते रहिए और हमें भी सुनते रहिए, ठीक है ना। दोनों काम आपको साथ में करते रहना है, ऑप्शन भी देखिए और हमें भी सुनिए, ठीक है। तो आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है, रामायण को। तो भाई आदि का मतलब होता है पुराना, बहुत आदि मानव, बहुत पुराना मानव, आदि काल, बहुत पुराना समय, समझे ना। तो ऐसे ही कह रहा, आदि काव्य की संज्ञा किसने दी जाती है। आदि काव्य, काव्य का मतलब जैसे रामायण एक काव्य है, महाभारत एक महाकाव्य है, तो इन सभी में पुराना कौन है, तो रामायण है। इसलिए इसका आंसर कौन चला जाएगा, रामायण। कौन चला जाएगा, इसका आंसर जाएगा रामायण, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामायण, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा, महाभारत
तो महाभारत नहीं। और गीता महाभारत को जो है ना शतसहस्त्री संहिता कहते हैं, शतसहस्त्री शस्त्र सहस्त्री संहिता कहते हैं किसको, महाभारत को, ठीक है ना। और गीता, तो गीता जो है ना भाई महाभारत का एक छोटा सा पार्ट से जिसको गीता कहते हैं। और भगवत पुराण जो है ना, पुराणों की संख्या कुल कितना है, 18, कितना है 18, और उस 18 पुराण में से एक कौन है, भगवत पुराण, ठीक है ना। जबकि गीता महाभारत का अपना रूप है, लेकिन महाभारत को शतसहस्त्री संहिता बोलते हैं, ठीक है ना। वाल्मीकि साहब लिखे थे रामायण, कौन लिखे थे, वाल्मीकि साहब लिखे थे, वाल्मीकि गुरु वाल्मीकि लिखे थे रामायण। और जो है ना महाभारत लिखा था वेद व्यास, कौन लिखा था यहाँ पे, वेद व्यास, ठीक है ना। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामचरितमानस का लेखक कौन है, तो तुलसीदास, कौन होगा, तुलसीदास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस का लेखक कौन है, तो तुलसीदास, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास, कौन होंगे यहाँ पे, तुलसीदास। भगवान राम के अखंड बहुत अधिक मात्रा में जो है ना पूजनीय व्यक्ति थे, और भगवान राम को दिन रात भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति थे, जिसका नाम था तुलसीदास। क्या नाम था, तुलसीदास। उस दासी के दास हैं हम, जिसका नाम है तुलसीदास, सुन है ना, जिसका नाम क्या है, तुलसीदास, ठीक है ना। तो आदि काव्य की संज्ञा किसको कहा जाता है, रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 तरफ। सतमेजेत किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से, मनुस्मृति से, छंदोग उपनिषद से, भगवत गीता से। इसका मुंडको उपनिषद हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद, ठीक है। सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडको, आप देख लीजिए गौर से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ है, निम्नलिखित ऐतिहासिक जीवनियों को सुल्लिखित करें। आपको मिलाना है, समझे ना। हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट, कौन है, बाणभट्ट। और जो है ना बुद्धचरित के लेखक कौन है, अश्वघोष। और विक्रामांक देवचरित के लेखक पद्मगुप्त है। और नौ संहारक चरित्र के लेखक जो है ना बिल्हन है। आप मिला लीजिए, हमने बोर्ड पर मिला दिया, आप मिला लीजिए, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। और हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। और विक्रमांक देवचरित्र के लेखक पद्मगुप्त है। और नौ संहारक चरित्र के लेखक जो है ना बिल्हन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक के तीन, ठीक है। छोटा पहले कर देते हैं। ओ माय गॉड, हाँ, ओ माय गॉड, कहाँ चला गया भाई, इधर आ जा। हाँ हाँ, सही है, यहीं रुक। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए का 3 अश्वघोष, ए का 3 कौन सी है, अश्वघोष। और बी का 1, ए का 3 है, समझे ना। और बी का क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और डी का जो है ना, सी का 2 है, सी का 4 किस में है, ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और बी का 1, बी का कौन हो जाएगा 1, यही हो जाएगा, समझे ना। और सी का 4 तो है ही नहीं, सी का 4 तो है ही नहीं, एक मिनट। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जो है ना माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, समझे ना, उसका आंसर आप इसी के हिसाब से लेना होगा। बुद्ध चरित्र का जो है ना अश्वघोष होगा, और हर्षचरित्र का बाणभट्ट होगा, विक्रमांक देव चरित्र का जो है ना पद्मगुप्त होगा, और नौ संहारक चरित्र का जो है ना बिल्हन होगा, ठीक है ना। इसी के साथ मिलाना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, कौन सागर, लाल सागर, और फारस की खाड़ी, हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। नेचुरल हिस्टोरिका में, क्रिश्चियन टोपोग्राफी में, तहकीक हिंद में तो नहीं, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका आंसर हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द कौन जाएगा, एरिथ्रियन सी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, हालांकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक जो है ना कोई नहीं है, उसके लेखक की जानकारी स्पष्ट नहीं है, समझे ना। वो एक अज्ञात जो है ना व्यक्ति ने लिखा है, हालांकि वो नाविक थे, पेशे से क्या थे, वो नाविक थे, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख किसके शासन से प्राप्त हुए हैं, तो कलाशोक से, अजातशत्रु से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से तो नहीं। कलाशोक जो है ना सबसे जो है ना अंतिम शासक यहाँ पे कलाशोक थे। और उसके बाद जो है ना अजातशत्रु है ना, इनको प्रीतिहंत्रा वंश के जो है ना कहा जाता है, सीधा। और उसके बाद जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के, ठीक है ना।
और उसके बाद जो है ना अशोक, तो अशोक के जो है ना पुत्र का नाम महेंद्र था। कौन था यहाँ पे? महेंद्र। और ये अशोक जो है ना मौर्य वंश के तीसरा शासक थे। मौर्य वंश के कैमा शासक थे? तीसरा, ठीक है ना। मौर्य वंश के तीसरा शासक कौन थे यहाँ पे? तो जिसका नाम क्या था हुआ? आई मीन अशोक। और अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। ओह माय गॉड, अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार, समझे ना। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 16 नंबर, प्राचीन काल में किन ग्रंथों को 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? प्राचीन काल में किन जनपदों में, किन में 16 महाजनपद। हालांकि भारत में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। और इन 16 महाजनपद की जानकारी जो है ना हमें मिलता है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से। किससे मिलता है? भगवती सूत्र और किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। भगवती सूत्र जो है ना जैन धर्म को दर्शाता है और जो है ना अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों। आई मीन डी नंबर। कौन नंबर हो जाएगा? डी नंबर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। और ये डी नंबर के बाद में अंगुत्तर निकाय। कौन निकाय है? तो अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। और भगवती सूत्र का संबंध है किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो जैन धर्म से। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 17 तरफ है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों में से किसका द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। इसमें मेगास्थनीज है जो कि इंडिका लिखे हैं। कौन लिखे हैं? इंडिका। और चाणक्य है जो कि कौन लिखा है? चाणक्य है जो कि लिखी है अर्थशास्त्र। क्या लिखे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन किताब है राजनीति का। किताब किसका? राजनीति का। 12th एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चाणक्य जो है ना किसके लेखक है? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? तो राजनीति की। किसके दरबार के बारे में लिखा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में क्या किया गया है? लिखा गया है। मेगास्थनीज किसका? इंडिका का। तो इसको किसके बारे में लिखा गया है? तो पाटलिपुत्रा के बारे में लिखा है, जिसको पोलीग्रथा कहा है, समझे ना। और जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर चला जाएगा। जेम्स प्रिंसेप और डाइमेकस जो है ना, डाइमेकस इनके अशोक के पिताजी बिंदुसार के शासनकाल में आने वाला एक जो है ना विदेशी यात्री था। विदेशी क्या था? यात्री था। इसका आंसर आपको फिर से हम बता देते हैं। इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में अशोक के द्वारा अभिलेखों में से किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है ना। आप इसका आंसर हमें तुरंत दीजिए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, समझे ना। अष्टाध्यायी के लेखक गौतम है कि कपिल है कि पतंजलि है कि पाणिनि है? इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है। आप तुरंत हमें बताइए कि इन चारों में से कौन होगा अष्टाध्यायी के लेखक। हम कमेंट में इसका आंसर सुनना चाहते हैं आप सभी लोगों से। क्लास 12th में इस बार 2026 में जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं उससे हमको इसका आंसर सुनना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। जल्दी बताइए, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर बता दिए होंगे फटाक से, ठीक है ना। और आप तुरंत जवाब दीजिए। इसका जो है ना पाणिनि होगा। क्या होगा? पाणिनि होगा ही। एकदम सिंपल बात है कि इसका आंसर क्या होगा? पाणिनि। गौतम नहीं, कपिल नहीं और पतंजलि। पतंजलि तो महाभाष्य के लेखक है, ठीक है। और पाणिनि किसके लेखक होंगे? तो अष्टाध्यायी के। किसके लेखक होंगे? अष्टाध्यायी के, ठीक है ना। और आगे बढ़िए क्वेश्चन 19 कहता है सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्न किस ग्रंथ का है? हम उस समय देखे थे महाभारत को बारे में पढ़ा रहे थे कि वेद व्यास इसके लेखक है। तो उसको हम बताए थे कि इसमें जब पदों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई तो उनको इसका नाम रख दिया गया सप्तसहस्त्री संहिता। सप्तसहस्त्री संहिता इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना क्या हुआ? वेद है, समझे ना। और उसके बाद जो है ना रामायण के एक इसको जो है ना आदि काव्य कहा जाता है, जो कि उस समय बताया गया था। और अथर्ववेद भी एक प्रकार का वेद ही है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है, ठीक है ना। अधोलिखित अभिलेखों के द्वारा उनके सुमेलित कीजिए। अधोलिखित अभिलेखों के द्वारा आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है ना। हथिगुम्फा अभिलेख। हथिगुम्फा अभिलेख के बारे में आपको हम बता देते हैं कि हथिगुम्फा अभिलेख जो है ना किनको प्राप्त हुआ था? हथिगुम्फा अभिलेख था उड़ीसा में। कहाँ था? उड़ीसा में, समझे ना। और उड़ीसा के राजा थे जिसका नाम था खारवेल। कौन था यहाँ पे? खारवेल, ठीक है ना। और जूनागढ़ अभिलेख था गुजरात में। कौन था हुआ? गुजरात में, समझे ना।
और जूनागढ़ अभिलेख के जो है ना उस समय शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। कौन था यहाँ पे? रुद्रदामन, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति ये था इलाहाबाद में। कौन सी था? इलाहाबाद में, समझे ना। और इलाहाबाद में था और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम कर दिया गया है प्रयागराज। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। और इलाहाबाद के वर्तमान नाम प्रयागराज है, उसका प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख है जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। और उसके समय जो है ना थे समुद्रगुप्त। कौन थे यहाँ पे? आपको मैं फिर से बता दूं एक बार किसके समय थे, जिसका नाम था समुद्रगुप्त, समझे। और एक है ऐहोल अभिलेख है जिसको जो है ना हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय, समझे ना। तो हमने सबका ऑप्शन बता दिया, आप मिला लीजिए, ठीक है। कि हम ही मिला देते हैं तो हम मिला देते हैं, एक बार देख लीजिए गौर से, हम मिला देते हैं, समझे ना। हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा खारवेल, जूनागढ़ हो जाएगा रुद्रदामन, और प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा समुद्रगुप्त, और ऐहोल हो गया पुलकेशिन द्वितीय। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 3। आई मीन आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। बहुत आसान हो गया। आप इसको देख लीजिए, एक बार इधर भी देख लीजिए, आप समझे ना। सारा लिखा गया है कि हाथी गुम्फा कहाँ पे है? उड़ीसा में। जूनागढ़ कहाँ पे है? तो गुजरात में। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे? इलाहाबाद में है। और ऐहोल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ये भी बात लिखना भूल गए तो हम लिख देते हैं तुरंत कहीं पे जगह बना करके कि ऐहोल कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र का संबंध है ज्यामिति से, ज्योमेट्री से संबंध है, अर्थात इसका आंसर चला जाएगा ज्योमेट्री। कौन चला जाएगा? ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसका आंसर क्या चला जाएगा? ज्योमेट्री, ठीक है ना। ज्यामिति से संबंधित है, जिसका 21 का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। सीयूकी नामक विवरण निम्नलिखित किससे संबंधित है? सीयूकी किताब के लेखक जो है ना उसके विवरण किससे प्रस्तुत करता है? तो सीयूकी प्रस्तुत करता है फयान, नहीं फयान करता है दूसरे किताब को फो क्यों की, समझे ना। इसका किताब का नाम है फो क्यों की, ठीक है ना। और अलबरूनी की किताब के नाम जो है ना, और किताब उल हिंद लिखते हैं अलबरूनी, समझे ना। किताब उल हिंद लिखते हैं अलबरूनी, और मेगास्थनीज लिखता है इंडिका। कौन लिखता है? इंडिका। और हेनसांग लिखता है जिसका नाम है सी यूं की लिख देते हैं इस पर, सी यूं की, समझे ना। इसके लेखक कौन है? हेनसांग। इसका आंसर 22 का हो जाएगा डी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? 22 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, हेनसांग, ठीक है ना। अगला 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, यूनानी लेखकों में से उनकी रचना सम्मिलित कीजिए जो मेगास्थनीज को बारे में बताता है। तो मेगास्थनीज लिखता है इंडिका। कौन लिखता है? इंडिका। और जो है ना टॉलमी लिखता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी के। और अज्ञात लेखक कौन है? प्रिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और प्लिनी लिखता है किसका? नेचुरल हिस्टोरी का। आप मिला लीजिए ABC 2 3 4, ABC 2 3 4 एकदम मिल गया कि नहीं मिल गया? देखिए यहाँ पे ABC 2 3 4 और डी का क्या हो जाएगा? 1। तो डी का 1, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन चला जाएगा? आई मीन यही बी चला जाएगा, ठीक है। कौन चला जाएगा? बी। इसको गौर से देखिए। अब आज 23 क्वेश्चन है, इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और आज कल के क्लास में करूंगा इस लेक्चर में, और आज 25 क्वेश्चन आप लोग को दिखाया जाएगा, समझे ना, समझाया जाएगा। और इसके बाद जो है ना फिर 26 से 50 तक के लेकर के जो है ना इसके पार्ट 2 में आएंगे, जो ऐतिहासिक स्रोत से सभी प्रश्नों को क्या करेगा? दर्शाएगा, समझे ना। और इसके बाद वाला जो है ना सेक्शन होगा हिस्ट्री का, तमाम लगभग हजारों से अधिक प्रश्न आपको हम यूट्यूब पर कराएंगे, जो है ना पूरा फ्री, जिसका कोई कहीं से चार्ज पेड नहीं होगा। आप आराम से जो है ना हंसते मुस्कुराते क्लास को करते रहिए, और जो है ना क्लास 12th में 2026 में जो है ना गर्दाफाड़ एग्जाम दीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे ना। सारा क्वेश्चन यहीं से टकरा जाएगा, समझे ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जो है ना 25, भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? तो इसका पुराण होगा नहीं, ब्रह्म ग्रंथ नहीं, तो इसका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो वेद। क्या हो जाएगा? वेद। सबसे पुराना एक बार और जिक्र कर चुके हैं हम कि कौन सा होगा? वेद होगा, ठीक है, सबसे पुराना। और एक 25 नंबर क्वेश्चन, और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, समझे ना, 25 नंबर, ठीक है। यही तो है कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? समझे ना, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को, कि सामवेद को, कि अथर्ववेद को, कि यजुर्वेद को? बस समझ जी। तो ऋग्वेद जो है ना,
वो जो है ना कई तरह के संस्कृत उच्चारण मंत्र उच्चारण के लिए जाना जाता है, सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है, अथर्ववेद जादू टोना के लिए जाना जाता है, समझे ना। और ये जो है ना भूत प्रेत इत्यादि के लिए जाना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सामवेद। कौन जाएगा, सामवेद, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास यहीं पे करते समाप्त। तत्काल हमें इजाज़त दीजिए और आप सभी लोग एक दुआ करते हैं हम कि आप सभी लोग जो है ना लगातार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और क्लास 12th में आप हिस्ट्री ले चुके हैं या ज्योग्राफी लिए हुए हैं, आर्ट्स का कोई भी पेपर लिए हुए हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहें, समझे ना। आपको 2026 में होने वाले प्रत्येक एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। यदि कोई विषय या सब्जेक्ट की मांग है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, इसमें कहीं से कोई आपको समस्या नहीं होगा और आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन को जन डील करते रहेंगे। तत्काल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड।